हम बता रहे थे क्या, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मतलब लेंथ जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, मतलब हीट उतनी ज़्यादा प्रोवाइड हो जाएगी। एंड देन नंबर 2, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना कम होगा, यानी वायर जितना पतला होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा पतला होगा, छोटा होगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पतला होगा, उतना ही रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा होगा। एरिया पे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, इन सब चीज़ों को हम क्या कह देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कहा ना, ये जो नेचर ऑफ मटेरियल माना है, ये हमारा रो के इक्वल ने मान लिया, जैसे हम कह सकते हैं mn² टाउ। ये क्या है, रेजिस्टिविटी। इसे किससे डिनोट करते हैं, रेजिस्टिविटी से। तो ये दैट हियर R इक्वल टू रो L अपॉन A। ओके, वेयर रो क्या है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट विच इज नोन एज नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। यानी ये जो रेजिस्टिविटी है क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। कॉपर वायर होगा, उसकी रेजिस्टिविटी लो होगी क्योंकि उसका रेजिस्टेंस लो होता है, तो उसकी कंडक्टिविटी हाई होगी। ठीक है, तो यहाँ हमने कह दिया कि वायर जितना पतला होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। अब इसकी कुछ एग्जांपल बताता हूँ। इलेक्ट्रिक बल्ब में आपने देखा जो वायर लगे हुआ होता है, स्प्रिंग होती है, वो बहुत ही पतली होती है और इस तरीके से कनेक्टेड होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि वो एलिमेंट जो होता है वो किसका होता है, टंगस्टन। किसका होता है, टंगस्टन का। ठीक है, तो वायर जितना पतला होगा रेजिस्टेंस उतना ही इसका ज़्यादा हाई होगा। तो रेजिस्टेंस हाई होता है टंगस्टन की। हम आपको टेम्परेचर बताते हैं, जो टेम्परेचर या मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लगभग 32 डिग्री सेल्सियस 3200 डिग्री सेल्सियस तक की सहन कर सकता है। तो ये मेल्ट भी नहीं होगा, मतलब लो टेम्परेचर पे 100 200 100 200 300 पे ये मेल्ट भी नहीं होगा, और इस पे इसकी कंडक्टिविटी होगी। जैसे ही इसमें जैसे इलेक्ट्रॉन आएंगे रेजिस्टिविटी हाई होगी, हीट ज़्यादा प्रोवाइड कराएगा। जब हीट ज़्यादा प्रोवाइड कराएगा तो वो क्या होगा, इमिट होगा। इसलिए बल्ब जो है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब इमिट होता है। ठीक है, लाइट देता है क्योंकि उसकी हीट इतनी ज़्यादा होती है, उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, उस वजह से इसमें। तो वो हम क्यों करते हैं वायर पतला, क्योंकि ताकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा दिया जा सके। ठीक है, अब तो हमारे एलईडी चल गए हैं, तो एलईडी में ऐसी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन पहले जो बल्ब चलते थे तो उसका सिचुएशन यही था। और जो वायरिंग करते हैं हम किसी भी डिवाइस में, तो बहुत पतले पतले वायर लगाते हैं। ये इसीलिए करते हैं ताकि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस दिया जा सके। ठीक है, आगे आओ, नोट कर लो आप इससे पहले। अच्छा, यहाँ रेजिस्टिविटी को आप ले लो। रेजिस्टिविटी R इक्वल टू क्या, रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, RA अपॉन L। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, ओम मीटर। ठीक है, नोट करो। चलिए, एक चीज और होती है, टेम्परेचर, जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड होता है। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। देखिएगा, यहां हम कहेंगे, वैसे तो जो वेड कंडक्टर होते हैं, वेड कंडक्टर को आप हीट करेंगे तो नॉर्मली जितने भी वेड कंडक्टर और इंसुलेटर होते हैं, ठीक है, उन्हें हीट करेंगे तो नॉर्मली उनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, घटती है।
यानी रजिस्टिविटी उनकी रजिस्टिविटी उनकी क्या होती है, घटती है। ठीक है, बैड कंडक्टर के लिए, बैड कंडक्टर जैसे हम कह सकते हैं लकड़ी है, प्लास्टिक है, या और भी कंडक्टर बैड कंडक्टर होते हैं रजिस्टिविटी के। ठीक है, तो उनमें अगर आप हीट करेंगे तो उसकी रजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी, ड्रॉ होगी। वट गुड कंडक्टर जो होते हैं या कंडक्टर मेटलिक कंडक्टर होते हैं, उनमें जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ metallic conductor the resistance also increases। अब आप कैसे पहचानेंगे इसे? ठीक है, अब आप इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि मतलब हमें नहीं पता भाई कैसे। तो सपोज दैट कि हमने नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर पे कोई टेम्परेचर हो गया, उस पर रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस, लेट बी इनिशियल रेजिस्टेंस R नॉट था आपका। ठीक है, स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस जो नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है वो R नॉट है। ओके, अब आपने इसे क्या किया, हीट किया। ठीक है, एंड एट टी टेम्परेचर तक हीट किया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, RT हो गया रेजिस्टेंस। ओके, देन RT माइनस के R नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। ओके, डेल्टा T बोल सकते हो या T माइनस के T नॉट कह सकते हो। यानी यहाँ पे भी इनिशियल टेम्परेचर T नॉट था, अब जो टेम्परेचर बढ़ाया वो T हो गया, तो ये भी कह सकते हो इसे। ठीक है, तो ये हमारा टेम्परेचर हो गया, R नॉट माइनस RT इज प्रोपोर्शनल टू T नॉट माइनस T, और ये R नॉट की। ठीक है, यानी R डिफरेंस बिटवीन final temperature minus initial temperature is proportionality constant to the product of initial temperature and difference between the temperature। इस proportionality होता है। अब जैसे इस proportional का साइन हटाते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पे R नॉट RT माइनस के R नॉट इक्वल टू R नॉट अल्फा, इसे आप T माइनस के T नॉट कह सकते हैं। चाहो तो T माइनस के T नॉट को डेल्टा T कह। ठीक है, थोड़ा सा सफिशिएंट हो जाएगा हमारे लिए। अब आप इसका फॉर्मेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, RT इक्वल टू R नॉट प्लस के R नॉट अल्फा डेल्टा T। R नॉट इसमें से कॉमन ले लेंगे तो फॉर्मूला बनेगा बेटा R नॉट 1 प्लस के अल्फा डेल्टा। वेयर अल्फा क्या है, अल्फा है टेम्परेचर कांस्टेंट। क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है, नोट करो। जब करते, ठीक है। अब यहाँ हमने रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और उसके टेम्परेचर के रिलेशन को एक्सप्लेन कर दिया आपको। ठीक है, हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आगे करेंगे।
पहले हम इनके टॉपिक्स कर लें, कुछ टॉपिक्स और भी हैं। जैसे आपका टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस को हम कैसे कंबाइन करते हैं किसी भी सर्किट में, तो दो ओनली टू फॉर्म है हमारे पास। एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और दूसरा है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, दो ही मेथड हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन को। ठीक है, क्या करेंगे हम? सीरीज कॉम्बिनेशन को करेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, देखो जैसे ये बैटरी से कनेक्ट किया हमने प्लस माइनस, और सपोज दैट के मैंने 3 रेजिस्टेंस एक सीरीज फॉर्म में स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट कर दी। सीरीज कनेक्शन क्या होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। ओके, तो एक रेजिस्टेंस R1 ये है, दूसरा रेजिस्टेंस R2 है ये, और तीसरा रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे और कनेक्ट कर दिया जिसे आपने R3। ठीक है, और कनेक्ट करते हुए एक बैटरी से। सपोज दैट करंट I इसमें से फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? I करंट जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, जहाँ जहाँ रेजिस्टेंस होंगे वहाँ पे पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा। तो इस टर्मिनल के बीच में V1 प्रोड्यूस होगा, इसके बीच में V2, ठीक है, और यहाँ इसके बीच में V3। 3 पोटेंशियल प्रोड्यूस होंगे। टोटल पोटेंशियल यहाँ पे आकर के लोड करेगा बैटरी। देखो चार्ज तो बैटरी से जा रहा है भाई, चार्ज कहाँ से जाएगा? बैटरी से। तो टोटल पोटेंशियल कहाँ आएगा इसका? होल बैटरी पे। ओके, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि होल पोटेंशियल इज डिपेंड ऑन द बैटरी। सो V इक्वल टू V1 प्लस के V2 प्लस के V3 के इक्वल होगा। ठीक है, टोटल पोटेंशियल कहाँ से लोड जाएगा? बैटरी से। जैसे इलेक्ट्रॉन ये निकाला है, जितना पोटेंशियल है, मान लीजिएगा ये 10 वोल्ट ये खा रहा है, 10 ये खा रहा है, 10 ये खा रहा है, तो यहाँ से 30 वोल्ट निकलेगा लोड। ओके, या 20 जाएगा तो 60 वोल्ट निकलेगा इसमें से। तो वो लोड कहाँ से निकलेगा? पूरा बैटरी से। ये बैटरी है, ये सेल से जो भी है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस R1 R2 R3 यहाँ पर, बट चार्ज एक ही रहेगा। करंट जितना जा रहा है उतना ही लौट के यहाँ पे आएगा। मतलब करंट इसमें से डिवाइड नहीं हो रहा है। डिवाइड क्या हो रहा है? पोटेंशियल, पोटेंशियल बढ़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हम पोटेंशियल को बांटेंगे। तो पोटेंशियल बटेगा, क्या मतलब हो जाएगा कि V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? V1 इक्वल टू हो जाएगा I R1, क्योंकि चार्ज करंट तो बटा नहीं, रेजिस्टेंस R1 था, इस पोटेंशियल पे जैसे यहाँ से I आया तो V1 अपॉन V1 इंटू R। V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? I करंट आया, I R1, फिर यहाँ करंट पहुँच गया तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? I R2, और V3 इक्वल टू I R3। ठीक है, I R3, V3 इक्वल टू I R2 I R3। टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली I R1 प्लस के I R2 प्लस के I R3। समझ में आ रहा है ना? I देखिएगा कॉमन ले लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? R1 प्लस के R2 प्लस के R3। देखिए V इक्वल टू यहाँ पे करंट यहाँ से I जा रहा है और V ये है, तो यहाँ पे क्या कह देंगे? V इक्वल टू IRV तो होगा, जो टोटल रेजिस्टेंस इसका निकलेगा उसके इक्वली तो IR के इक्वल टू होगा ना। तो यहाँ V इक्वल टू क्या लगा देंगे? IR, टोटल पोटेंशियल का जो टोटल लोड होगा वो IR के इक्वल होगा। ठीक है, और I ये है R1 प्लस के R2 प्लस के R3। I से I कट गया तो रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? R1 प्लस के R2 प्लस के R3। यानी सीरीज
कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस क्या होता है? द सम ऑफ द ऑल रेजिस्टेंस। ठीक है, सभी रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं सीरीज में तो वो इसके इक्वल होता है। नोट करो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा बेटा? देखो कि मान लीजिएगा ये प्लस है और ये माइनस है और करंट हमारा यहाँ से जा रहा है, तीन रेजिस्टेंस से पैरेलली। ठीक है, पैरेलली का मतलब होता है एक दूसरे के पैरेलल। कनेक्ट कर दिए R1, R2 और R3। ठीक है, कनेक्ट करते हुए इसे बैटरी से कनेक्ट करके समथिंग कर दिए। देखिए टर्मिनल, एक टर्मिनल यहाँ बनना है, टर्मिनल दूसरा बनना है यहाँ, दो ही टर्मिनल बनना है यहाँ पे, और तो कोई रेजिस्टेंस के अलग अलग टर्मिनल नहीं बनेंगे क्योंकि करंट यहाँ से जा रहा है और यहाँ पे आकर के एंड हो रहा है। तो यह पोटेंशियल तो एक ही होगा। पोटेंशियल क्या होगा? एक ही पोटेंशियल होगा जो यहाँ से बैटरी से जा रहा है, वी। लेकिन इसमें करंट जो आई आया है ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा तीन पार्ट में, I1 और दैट I2 और इसे मान लिया मैंने I3। 3 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। इनमें से निकल के जाएगा I1 इसमें से जा रहा है, I2 और I3। तो ये टोटल करंट I1 I इक्वल टू किसके इक्वल होगा? I1 प्लस के I2 प्लस के I3 के इक्वल होगा। होगा नहीं होगा? तीनों का करंट आकर कंबाइंड होगा। तीनों का करंट जो होगा हमारा I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I1 I2 I3 की वैल्यू देखिए, I1 इक्वल टू क्या हो जाता है? V अपॉन R1, क्योंकि पोटेंशियल तो एक ही है। I2 इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इक्वल टू V अपॉन R3। अब इन तीनों करंट को जोड़ दीजिए। टोटल करंट I इक्वल टू क्या था? I1 I2 प्लस I3। इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन R1 प्लस के V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब देखिए बैटरी पे तो हमारा V अपॉन R ही होगा। I इक्वल टू V अपॉन R ही तो होगा। तो यहाँ क्या लगा देंगे? I की जगह पे V अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू V कॉमन ले लो, 1 अपॉन R1 प्लस के 1 अपॉन R2 प्लस के 1 अपॉन R3। V से भी कट गया तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, 1 अपॉन R1 प्लस के 1 अपॉन R2 प्लस के 1 अपॉन R। यानी अगर 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में, 3 और मोर रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड हैं, then the reciprocal sum is equivalent to the all resistance। ठीक है, equivalent to the sum of all reciprocal resistance of the connection। ठीक है, तो इसके इक्वल हो जाएगा हमारा